टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मुद्रा से संबंधित है वो टॉपिक विनिमय की प्रणालियां। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं विनिमय की कितनी प्रणालियां होती हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां या दोष रहे कि उस वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत हो गया संपूर्ण विश्व से और एक नई विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ जिसका नाम है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो आइए देखते हैं इस पूरे टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विनिमय की प्रणालियां, जिसमें हम वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली पढ़ने वाले हैं। देखिए, न्यू सीरीज संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले विनिमय प्रणाली का अर्थ, दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के ऐच्छिक एवं वैधानिक हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। अब इसमें कई पॉइंट्स आए हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि दो या दो से अधिक के बीच में होगा ये विनिमय। केवल एक व्यक्ति किसी के साथ विनिमय नहीं कर सकता, उसे कम से कम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति होने की आवश्यकता है। दूसरा, वो या तो वस्तुओं का विनिमय कर सकता है या सेवाओं का विनिमय कर सकता है। तीसरा, ये ऐच्छिक होना चाहिए। कोई जबरदस्ती अगर किसी के साथ वस्तु का विनिमय करता है तो वो वस्तु विनिमय नहीं माना जाएगा। चौथा, ये वैधानिक होना चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था में इल्लीगल चीजों का विनिमय नहीं माना जाता है, केवल वैधानिक वस्तुओं का ही विनिमय माना जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं ये लड़का है जो एक संदूक लेके खड़ा है, लेकिन ये केवल खड़ा ही है, किसी के साथ विनिमय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दो पक्ष जब तक नहीं होंगे तब तक ये अपना संदूक जो बनाता है लड़का, वो किसी के साथ भी विनिमय नहीं कर सकता है। अब आते हैं विनिमय की प्रणालियां। विनिमय की दो प्रणालियां होती हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली एवं मुद्रा विनिमय प्रणाली। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय वस्तु के साथ किया जाता है, अर्थात जब वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है तो ऐसी प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे ये लड़की चाय लेके खड़ी है और ये लड़का ब्रेड पकौड़ा लेके खड़ा है, तो ये दोनों के बीच में ये एक दूसरे को वस्तु का विनिमय करना चाहते हैं। तो यहाँ दो पक्ष हैं, वस्तुएं भी हैं, तो यहां विनिमय हो सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्रय विक्रय का कार्य एक साथ एक ही समय पर होता है। देखिए, सबसे फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो क्रय विक्रय होगा वस्तु विनिमय प्रणाली में वो एक साथ होगा, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा, एक साथ होता है हमेशा और एक ही समय पे होता है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि ये व्यक्ति अपना ब्रेड पकौड़ा देता है तो उसे अपनी चाय भी देनी होती है और ये एक साथ ही होता है, दोनों के बीच में विनिमय, यानी कि लेना भी एक साथ और देना भी एक साथ। जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसे वस्तु अर्थव्यवस्था अर्थात सीसी इकोनॉमी कहते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जहां वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है उसे सीसी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां या कठिनाइयां या दोष, अर्थात ऐसी कौन सी कमियां या दोष या कठिनाई हैं जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत हो गया और मुद्रा विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां हैं वही मुद्रा विनिमय प्रणाली की गुण भी बनेंगे, वही अच्छाइयां हैं। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष हैं वही मुद्रा विनिमय प्रणाली के गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या, लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हों जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तो उसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। अर्थात आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से क्या हुआ, मतलब कि दो व्यक्ति हैं, उनके पास ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए, उन दोनों के पास ही दो ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को संतुष्ट करे।
ऐसी परिस्थिति को हम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या कहते हैं। अब ये समस्या क्यों है? ये तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो गया, ये समस्या क्यों है? समस्या इस कारण है, देखिए, अब समस्या यह है कि आपको विनिमय करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे आपकी वस्तु की आवश्यकता हो। यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास कोई वस्तु है तो उसका विनिमय आप तभी कर सकते हैं जब किसी अन्य व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो, और यही दोहरे संयोग की समस्या कहलाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा नहीं मिल पाता। मान लीजिए आप कंप्यूटर के व्यापारी हैं और आपको कपड़ा चाहिए। समझ लीजिए कि आप कंप्यूटर बेचने वाले हैं और आपको क्या चाहिए? कपड़े, वस्त्र चाहिए। तो आपको ऐसे दूसरे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे आपके कंप्यूटर की आवश्यकता हो तथा जिसके पास आपको देने के लिए क्या हो? कपड़े हो। तब जाकर वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना हमेशा संभव नहीं होता। आपके पास जो वस्तु है, हो सकता है किसी अन्य को उसकी आवश्यकता ना हो, और उसके पास जो वस्तु है उसकी आपको आवश्यकता हो। तो ऐसे में ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा पॉइंट, वस्तु विभाजन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन गुड्स डिविजिबिलिटी। सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती है। विभाज्य मतलब उन्हें टुकड़ा करके नहीं बेचा जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका विभाजन करने पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे किसी भेड़ वाले को 1 किलो चावल की आवश्यकता हो तो वह 1 किलो चावल के बदले भेड़ को काटकर नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी कठिनाई कि किसी व्यक्ति के पास भेड़ है, वो उसकी ऊन देना चाहता है, लेकिन उसे चावल की आवश्यकता है। चावल है थोड़े से और भेड़ है इतनी बड़ी, तो वो ऊन भी एक साथ काटेगा या थोड़ी थोड़ी काटेगा तो उसका कर सकता है ट्रांजैक्शन। लेकिन वो ऊन नहीं चाहता है, मान लीजिए यहाँ बकरी है, वो विनिमय करना चाहता है, तो उसे क्या काट के देगा? अगर काट देगा पशु को तो फिर क्या होगा? फिर उन दोनों के बीच में विनिमय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी फिर। इसलिए बस कुछ वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। चावल को तो आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो में बांट सकते हैं, लेकिन भेड़ को आप आधा किलो, 100 ग्राम इनमें नहीं बांट सकते। तीसरा पॉइंट, भावी भुगतान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान करना या भविष्य में भुगतान करना संभव नहीं था। जैसे इस व्यवस्था में यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 माह तक दूध दिया तो क्या बदले में उस व्यक्ति से आप टैक्सी भरकर रुई ले सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली है और उसमें आप 1 महीने तक दूध ले लेते हैं किसी दूध वाले से, तो क्या बदले में आप मान लीजिए रुई का व्यापार करते हैं, तो आप उसको रुई भरकर दे देंगे क्या? 1 महीने के दूध के बदले में कितनी सारी रुई हो जाती है, 1 ट्रक भरकर रुई हो जाती है, तो क्या वो ले लेगा? नहीं लेगा। तो ये भावी भुगतान में इससे कठिनाई आती है। चौथा है मूल्य मापक की सामान्य इकाई का अभाव, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापक की ऐसी सामान्य इकाई का अभाव था जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तय किया जा सके। वस्तुओं का विनिमय करने के दौरान यह समस्या उत्पन्न होती थी कि किस दर पर वस्तुओं का विनिमय किया जाए। अर्थात मूल्य की एक सामान्य कोई मापक इकाई नहीं है कि किस वस्तु का कितना मूल्य है और उसे किस मूल्य पर विनिमय किया जाए, ऐसा कोई मापदंड नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत हुआ। 5वां पॉइंट, क्रय शक्ति संचय का अभाव, लेक ऑफ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को इकट्ठा रखकर उनका संचय करना संभव नहीं था। आप सब्जियों को इकट्ठा करके रख सकते हो क्या 1 साल के लिए? नहीं रख सकते, क्योंकि उससे वस्तुओं के नष्ट होने का खतरा रहता था और वे जगह भी ज्यादा लेती थी। जैसे यदि आप इस व्यवस्था में
सब्जी का उत्पादन करते हैं तो सब्जियों का भंडार करके उन्हें अधिक समय तक नहीं रख सकते क्योंकि वे नष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब आप अपनी क्रय शक्ति का संचय नहीं कर सकते। जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में आप पर्स भर लो पैसों से तो आपके पास उतनी क्रय शक्ति हो जाती है, जबकि सब्जी के भंडार से आप नहीं कर सकते। मुद्रा के बदले में आप सब्जियां ले सकते हो बहुत सारी आज की प्रणाली में। फिर है मुद्रा विनिमय प्रणाली का अर्थ। वस्तु विनिमय प्रणाली की उपरोक्त कठिनाइयों के कारण ही मुद्रा विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ है। अर्थात जो अभी हमने कठिनाइयां पढ़ी उन कठिनाइयों के कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ, और जो कमियां वस्तु विनिमय प्रणाली में थी वे ही मुद्रा विनिमय प्रणाली की क्या बन गई, विशेषताएं। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अर्थात कोई वस्तु खरीदनी हो या बेचनी हो, दोनों ही स्थिति में मुद्रा का माध्यम प्रयोग किया जाएगा। इस प्रणाली में क्रय एवं विक्रय का कार्य किसी के भी साथ किसी भी समय किया जा सकता है। यही मुद्रा विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी खास बात है कि आप जब चाहें इसके साथ विनिमय का कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।